Subscribe to Ada 247 and press the bell icon to never miss another update. A very good evening to all of you and a very happy Eid to all my dear students. Eid Mubarak बच्चों. So let's start with the class. आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं. आई होप सभी ने पिछली टॉप 120 रूल्स वाली क्लासेस देख ली हैं. बहुत सारे रूल्स सभी ने एकदम अच्छे से याद कर लिए हैं. इनफैक्ट याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है. हम रूल को समझ गए, मतलब याद करने की ज़रूरत हमें नहीं है. सो शैल वी स्टार्ट विद द क्लास हम स्टार्ट करते हैं. कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टॉप 120 रूल्स की पिछली सारी वीडियोस को देखा है? जल्दी से यस कमेंट कर दीजिए. जिन बच्चों ने नहीं देखा है, 3 दिन बचे हैं केवल SBI में, वो देख लें, क्योंकि दिस वीडियोस आई कैन अश्योर यू विल रियली हेल्प यू अलॉट. ग्रामर इसके बाहर कुछ नहीं है. ग्रामर में पूरी की पूरी ग्रामर के मैंने इंपॉर्टेंट रूल्स एक जगह लिखे हैं और एक जगह उन सारे के सारे रूल्स आपको मिल जाएंगे. आप समझ लेंगे तो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हो गए, फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस हो गए, ये दोनों कैटेगरी के क्वेश्चंस, मैच द कॉलम के क्वेश्चंस हो गए. इनफैक्ट आजकल तो क्लोज टेस्ट भी ग्रामर बेस्ड आ रहा है. क्लोज टेस्ट हो गया. ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे. तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे यस कमेंट किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वीडियोस देखी हैं. चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़ है. आज हम आगे के रूल्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं. जल्दी से वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे कि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएँ. जो बच्चे शेयर कर देंगे वीडियो, कमेंट कर दीजिएगा शेयर, सो दैट आई कैन पर्सनली थैंक देम. मैं उन सभी बच्चों को थैंक यू बोल सकूं जो बच्चे वीडियो को शेयर करते जा रहे हैं. सो लेट अस कम अहेड, या लेट अस मूव टू द नेक्स्ट रूल. अगले रूल पर आते हैं, दैट इज रूल नंबर 28. रूल नंबर 28 क्या कहता है? रूल नंबर 28 कहता है वी हैव सर्टेन वर्ब्स. हमारे पास कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने ING फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती. वी हैव सर्टेन वर्ब्स विच डू नॉट एग्जिस्ट इन देयर ING फॉर्म. इन वर्ब्स का ING फॉर्म नहीं होता है. लेट मी जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट्स. रश्मि पटेल, भारत जैन, वैशाली गुप्ता, सागर, तेजस्विनी, अरुण, रिंकू, राज, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग द वीडियो. सुखप्रीत शर्मा, थैंक यू. Anil Rawat, thank you very much for sharing the video. Shivangi, thank you for such a wonderful comment. Now coming to the rule. अब रूल पे आ जाते हैं. We have certain verbs. कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं हमारी जो ING फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती. सेंटेंस में एरर इन वर्ब्स की वजह से बहुत बार आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट अ सेंटेंस, आई एम ओनिंग अ कार, this sentence is wrong, this sentence is not correct. Why? Because own एक ऐसी verb है जो ING form में exist नहीं करती. Own is a verb which do not exist in ING form. तो एक लिस्ट बना लेते हैं वो सारी verbs की जो अपनी ING form में exist नहीं करती. अगर वो ING form में exist करेंगी तो इसका मतलब है कि उस sentence में कोई ना कोई error है. Let us make a list of all those verbs जो अपनी ING फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती. We have verbs of possession. possession का मतलब क्या होता है? belongingness, ownership. जो verbs हमें दिखाती हैं कि हमारे पास कुछ है. कौन कौन सी verbs हैं? own, belong, have. इन verbs के साथ you do not use ING. We have certain verbs of perception. कौन कौन सी perception की verbs हमारी? see, smell, taste. Then we have certain verbs of feelings कह सकते हैं. For example, love. We can have a verb know. We have a verb think. ये हमारी कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो अपनी ING फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगी. इफ़ यू फाइंड देम इन ING फॉर्म, दैट मीन्स देयर इज अ सर्टेन एरर. उस एरर में, उस सेंटेंस के किसी ना किसी पार्ट में एरर है. जिस पार्ट में वो वर्ब अपनी ING फॉर्म में है, उस पार्ट में वो एरर है. एक बार इसे नोट कर लीजिए.
प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम कुछ डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। इतना रूल सब बच्चों को पता होता है कि आईएनजी फॉर्म में नहीं होती, बट स्टूडेंट्स को कहाँ डाउट होता है, स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि कहीं कहीं वो इनको आईएनजी फॉर्म में देख लेते हैं। लेट अस टॉक ऑफ दैट, एक बार उसकी बात करते हैं। नाउ नोट कर लिया, नोट भी करते हुए चलेंगे, सारे के सारे स्टूडेंट्स कॉपी पेन लेके बैठेंगे। यू हैव टू नोट देम बिकॉज एग्जाम से एक दिन पहले आप ये सारे के सारे रूल्स रिवाइज करके जाएंगे। यू विल रिवाइज द रूल्स, तो इसलिए यू विल नोट देम। अब नाउ लेट अस टॉक, एक बार बात करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज अ वेरी लविंग पर्सन। क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये सेंटेंस गलत है? टेल मी फास्ट, ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस गलत है? ये सेंटेंस सही है। और मैंने एक और सेंटेंस लिखा। अच्छा बताना मुझे स्टूडेंट्स, मैकडॉनल्ड्स की टैगलाइन क्या है? आई होप सभी लोग मस्ट हैव गॉन टू मैकडॉनल्ड्स। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ मैकडॉनल्ड्स? मैकडॉनल्ड्स की टैगलाइन क्या है? आई एम लविंग इट। यही है? खाया कभी मैकडी का बर्गर, आलू टिक्की? व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ मैकडॉनल्ड्स? आई एम लविंग इट। बट दिस इज रॉन्ग। आप बोलोगे मैम मैकडॉनल्ड्स वाले ने गलत इंग्लिश यूज करी थी। हाँ करी थी गलत इंग्लिश। सो व्हाट इज रॉन्ग? व्हाट इज रॉन्ग? यहाँ पे तो मैं बोल रही हूँ कि लविंग सही है, बट यहाँ पे मैं बोल रही हूँ लविंग गलत है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? वाई एम आई सेइंग इट? आई एम सेइंग इट बिकॉज अभी मैंने क्या बोला, मैंने रूल आपको बताया कि वर्ब्स अपने आईएनजी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। मैंने आपको क्या बोला? वर्ब्स अपने आईएनजी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। दिस इज नॉट अ वर्ब, ये लविंग हमारा वर्ब नहीं है, दिस इज एन एडजेक्टिव। ये जो लविंग है स्टूडेंट्स, ये हमारा एक एडजेक्टिव है, दिस इज नॉट अ वर्ब, ये वर्ब नहीं है, इसकी वजह से ये सही है। बट इन दिस केस, इस केस में ये लविंग वर्ब है और इसकी वजह से ये हमारा सेंटेंस गलत है। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। हर्षित सिंह मैम जब सिलेक्ट हो जाएंगे आपको भी बर्गर खिलाएंगे। चलिए थैंक यू हर्षित इतना मेरे बारे में सोचने के लिए। आगे बढ़े, क्या चीज समझ में आई? कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, मुझे अभी भी पक्का है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको थोड़ा सा डाउट होगा, इनफैक्ट डाउट होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने एक चीज तो इस रूल की जो इंपॉर्टेंट थी वो तो बताई ही नहीं। मैंने क्या चीज नहीं बताई है आप लोगों को, वो ये है, वो वर्ड है हैव। ये जो हैव वर्ड है, दिस क्रिएट्स अ कंफ्यूजन, दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। ये हैव वर्ड क्या कंफ्यूजन क्रिएट करता है? लेट अस सी। मैंने एक सेंटेंस बोला, आई एम हैविंग अ कार। क्या ये सेंटेंस सही है? टेल मी, आई एम हैविंग अ कार, इज दिस सेंटेंस करेक्ट? क्या हमारा ये सेंटेंस सही है? नहीं, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। क्यों? सही सेंटेंस क्या होगा? आई हैव अ कार। तो मतलब जब हैव मुझे क्या दिखा रहा है? जब हैव मुझे possession दिखा रहा है, when have is showing possession, जब हैव मुझे belongingness दिखा रहा है कि वो चीज मेरी है, वो कार मेरी है, जब हैव मुझे ओनरशिप दिखा रहा है कि उस चीज के ऊपर, उस कार के ऊपर हक मेरा है, जब हैव मुझे possession शो कर रहा है, इट इज शोइंग मी ओनरशिप, इट इज शोइंग मी belongingness, इन दैट केस हैविंग इज रॉन्ग। उस केस में हैविंग गलत है। तो आई एम हैविंग अ कार, आई एम, इट इज शोइंग कि मेरे पास कार का possession है, मेरे पास कार की ओनरशिप है, मैं कार, वो कार मुझे बिलोंग करती है, दैट इज वाई दिस वॉज रॉन्ग। बट अगर मैंने ऐसा सेंटेंस जनरेट किया, मैंने एक सेंटेंस ये लिखा, आई एम राइटिंग इट हियर, I am having lunch now, या I am having lunch now, मैं अभी लंच कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा सेंटेंस का मीनिंग ये नहीं है कि लंच का हक मेरे पास है या लंच की ओनरशिप मेरे पास है, नहीं। यहाँ पे हैव का मतलब क्या है? मैं लंच खा रही हूँ। हैव का मतलब क्या है? टू टेक इट। तो यहाँ पे ये सेंटेंस सही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एरर डिटेक्शन क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको लगेगा कि रूल में तो पढ़ा था कि हैव के साथ आईएनजी नहीं आता, उसका मतलब है वो सेंटेंस गलत है। नहीं, ये सेंटेंस सही है। यहाँ पे हैविंग जो है वो ओनरशिप नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे हैविंग क्या दिखा रहा है? यहाँ पे हैविंग टू टेक समथिंग दिखा रहा है। क्या ये चीज क्लियर है?
अब एक और जगह आपको हैविंग कहाँ मिलता है, दूसरी जगह जहां पे आपको हैविंग मिलता है, आपको मिलता है हैविंग डन दी वर्क ही वेंट टू प्ले, काम करने के बाद वो खेलने गया। Having done the work he went to play, यहाँ पर भी having सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी having कोई possession नहीं दिखा रहा, बोल नहीं रहा कि वर्क मेरा है, वर्क के ऊपर हक मेरा है, नहीं। This sentence is also correct. Why? Because it is not showing possession. जिस केस में have possession दिखाएगा उस केस में गलत होगा, अदरवाइज have के साथ आप ing लगा सकते हो। कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को इस वाले कंसेप्ट में, रूल नंबर 28 में एनी डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ देते हैं, लेट्स मूव अहेड। विद्या, थैंक यू फॉर शेयरिंग द वीडियो। रूल नंबर 29 पे आ जाते हैं, लेट्स कम ऑन रूल नंबर 29। आई एम राइटिंग अ सेंटेंस, यू गाइज विल टेल मी द एरर ऑन दिस सेंटेंस। मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं, आप मुझे एरर बताओगे। मैंने सेंटेंस लिखा ही ऑलरेडी या फिर ही वेंट देयर, या फिर यू विल करेक्ट दिस सेंटेंस ऑलरेडी ही हैज गॉन जस्ट नाउ। यू विल टेल मी, या फिर यू विल टेल मी विच ऑफ द सेंटेंसेस आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो सही है। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, डिड यू एवर सी दी ताजमहल। एक और सेंटेंस लिखा, ही डिड शी डिड नॉट सबमिट द असाइनमेंट yet. Tell me which of the four sentences are correct. इन चारों में से कौन सा सेंटेंस सही है? Tell me first. इनमें से चारों में से कौन सा सेंटेंस है which is correct and which of the following sentences are correct and which of the following sentences are wrong. जल्दी से बताइए। फर्स्ट वाला सही है गलत है? सेकेंड वाला? थर्ड वाला? थर्ड वाला हमारा सेंटेंस सही है या गलत है? आई हैवंट गॉट एनी आंसर्स। फोर्थ वाला? कैसे पता चला कि सही कौन सा है गलत कौन सा है? थैंक यू आकाश फॉर शेयरिंग द वीडियो। कैसे पता चला सही कौन सा है गलत कौन सा है? हाउ डिड आई नो? हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, वी हैव सर्टेन वर्ड्स जिनके साथ हम केवल और केवल परफेक्ट टेंस ही यूज करते हैं। वी only and only use perfect tense with such words. हम केवल और केवल perfect tense use करते हैं। कौन कौन से वो words हैं? We have a word ever, we have a word never, we have yet, we have already, we have now, we have just now, we have up till now. ये सारे के सारे वर्ड्स के साथ आप परफेक्ट टेंस ही यूज करोगे। यू कैन नॉट यूज एनी अदर टेंस। आप कोई और टेंस यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑलरेडी था बट मैंने सिंपल पास्ट टेंस यूज किया था, दैट इज वाई दिस सेंटेंस वाज रॉन्ग। यहाँ पे जस्ट नाउ था तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस सही है। यहाँ पे एवर था बट मैंने डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, मतलब मैंने सिंपल पास्ट टेंस यूज किया, मतलब दिस सेंटेंस इज अगेन रॉन्ग। यहाँ पे येट था, लगाना परफेक्ट टेंस था, लगाया क्या है? सिंपल पास्ट टेंस, इसका मतलब है ये सेंटेंस भी गलत है। केवल और केवल एक सेंटेंस सही था, ओनली सेकेंड सेंटेंस वाज करेक्ट, बाकी सारे सेंटेंसेस गलत हैं। अनमोल पाटिल, बॉबी सिंह, थैंक यू फॉर शेयरिंग द वीडियो। क्या ये रूल नंबर 29 सभी को समझ में आया कि इन वर्ड्स के साथ हम केवल और केवल परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, वी डू नॉट यूज एनी अदर टेंस। जल्दी से मेरे साथ बोलेंगे कौन कौन से वर्ड्स हैं, सभी लोग रिपीट करेंगे। एवर, नेवर, येट, ऑलरेडी, नाउ,
जस्ट नाउ एंड अप टिल नाउ, इन सारे वर्ड्स के साथ आप जो टेंस लगाते हो दैट इज ओनली एंड ओनली परफेक्ट टेंस। क्लियर सभी को? ओके, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट रूल। एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए इस चीज को, जल्दी से नोट कीजिए स्टूडेंट्स, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट रूल। फिर हम अगले रूल की तरफ आएंगे, और अगले रूल में मुझे कंफर्म है कि बहुत सारे बच्चे मुझे गलत आंसर देने वाले हैं, बहुत सारे, एंड आई वांट टू चेक इट। तान्या करण, थैंक यू फॉर शेयरिंग द वीडियो। हिमांशु, थैंक यू। कोई डाउट किसी को? विकास इज सेइंग मैम थिंकिंग का एग्जाम्पल बता दीजिए। ही इज थिंकिंग ऑफ मी, he thinks of me. Done? Okay. Rule number 30 now. अच्छा, कितने स्टूडेंट्स को ग्रामर अब अच्छी लगने लग गई है? यू हैव स्टार्टेड, मतलब ग्रामर से एकदम करीबियां बढ़ती जा रही हैं, ग्रामर बहुत अच्छी लगने लगी है, मजा आ रहा है, यू आर एंजॉइंग सॉल्विंग क्वेश्चंस। ऐसा कोई बच्चा है या अभी भी सबको डर ही लगता है ग्रामर से कि मैम ग्रामर तो बहुत खतरनाक चीज है? ग्रामर सबसे आसान चीज है, सबसे अच्छी चीज है। ग्रामर आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलवा सकती है, बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज्यादा मार्क्स दिलवा सकती है ग्रामर। थैंक यू आशीष एंड अनुभव फॉर शेयरिंग द वीडियो। रूल नंबर 30 पे आ जाते हैं। रूल नंबर 30 क्या बोलता है? मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे, मुझे बताना। सिंपल फिल इन द ब्लैंक से कर रही हूँ क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स से आपको बहुत अच्छे से समझ में आती हैं चीजें, तो मुझे बताना वहां पर इज आएगा या आर आएगा। बहुत सिंपल सी चीज पूछ रही हूँ, इसी के बेसिस पे डायरेक्शन क्वेश्चंस भी करेंगे। नितिन कुमारी सिंह, आई हेट ग्रामर। हे, ग्रामर से नफरत मत करो बच्चे, ग्रामर बहुत बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। द ऑडियंस डैश watching the movie, the audience dash taking the seats, सॉरी मैंने यहाँ पे डैश क्यों लगा दिया, the army dash changing the dresses. Few more questions we will do. The army dash marching towards the Himalayas. I hope is it visible dress. The jury dash divided, the jury dash taking a decision. एक क्वेश्चन यहाँ लिख रही हूँ, सातों के सातों क्वेश्चंस के आप लोग मुझे आंसर्स बताएंगे। यू विल टेल मी द आंसर्स। द पुलिस dash investigating a case, investigating the case. एक और क्वेश्चन लिख रही हूँ, cattle dash wandering in the farm. Tell me, आठों के आठों क्वेश्चंस की you will tell me the answers, and the person who will tell me all right answers, I will give a chocolate. वैसे तो कहाँ से दूंगी, हम लोग आमने सामने तो है नहीं, क्या कैन, बट स्टिल आई विल टेक हिज नेम, जिसने सारे के सारे 8 आंसर्स एकदम सही बताए। टेल मी फास्ट। वैसे आई डाउट कि बहुत कम ही स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ही स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मुझे एकदम सारे के सारे सही आंसर्स बताएंगे। ओके, लेट मी टेल यू द आंसर्स नाउ। अब हम एक बार आंसर्स देख लेते हैं। The audience is watching the movie, the audience are taking the seats, the army are changing the dresses,
The army is marching towards the Himalayas. The jury are divided. The jury is taking a decision. The police are investigating the case. Cattle are wandering in the farm. कितने स्टूडेंट्स के सारे आंसर सही हैं? कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके सारे के सारे आंसर्स सही हैं? डू वी हैव एनी स्टूडेंट ओवर हियर? चलिए ना पहले एक बार समझते हैं इस चीज को, देन आई विल सी कितने बच्चे ऐसे थे जिनके सारे आंसर सही थे। रूल नंबर 30 इज फॉर कलेक्टिव नाउन्स। हमारा जो रूल नंबर 30 है दैट इज फॉर कलेक्टिव नाउन्स। व्हाट डज इट से? इट सेज कि अगर सारी की सारी यूनिट्स एक ही चीज पर काम कर रही हैं, यू विल यूज अ सिंगुलर वर्ब। अगर सारी की सारी चीजें एक ही चीज पर काम कर रही हैं, यू विल यूज अ सिंगुलर वर्ब। और अगर सारी की सारी चीजें अलग अलग चीजों पे काम कर रही हैं, अगर कलेक्टिव नाउन के अंदर की सारी यूनिट्स अलग अलग चीजों पे काम कर रही हैं, यू विल यूज अ प्लूरल वर्ब। उस केस में आप प्लूरल वर्ब यूज करोगे। तो द ऑडियंस, सारी की सारी ऑडियंस एक ही मूवी देख रही है, सारी की सारी ऑडियंस एक ही मूवी देख रही है, इसका मतलब कैसी वर्ब आएगी? इसका मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि सारी की सारी ऑडियंस एक ही मूवी देख रही है। सारी की सारी ऑडियंस क्या एक ही सीट पे बैठ रही है? क्या सारी की सारी ऑडियंस एक ही सीट पे बैठ रही है? नहीं, सारी की सारी ऑडियंस अलग अलग सीट पे बैठ रहे हैं। सब लोग अलग अलग सीट पे बैठेंगे, प्लूरल वर्ब आएगी। अगर अलग अलग चीजों पर काम होगा प्लूरल वर्ब, अगर एक ही चीज पे काम होगा सिंगुलर वर्ब। द आर्मी डैश चेंजिंग द ड्रेसेस। क्या एक ही ड्रेस सभी लोग चेंज कर लेंगे? सबके अलग अलग ड्रेसेस होंगे, सबके अलग अलग कपड़े होंगे। क्या लगाया? आर। द आर्मी डैश मार्चिंग टुवर्ड्स द हिमालयाज। हिमालयाज की तरफ पूरी की पूरी आर्मी बढ़ रही है, सारी की सारी आर्मी हिमालयाज की तरफ ही बढ़ रही है, एक ही काम कर रही है। क्या लगाया? इस। द ज्यूरी डिवाइडेड। डिवाइडेड का मतलब क्या होता है? ज्यूरी के जो ओपिनियन है, ज्यूरी के जो विचार हैं, जो जजेस मेंबर के विचार, जजेस के जो विचार है वो अलग अलग है, अलग अलग है मतलब आर। द ज्यूरी डैश टेकिंग अ डिसीजन। एक डिसीजन को सारी की सारी ज्यूरी ले रही है। क्या लगाया? इस। अब जहां पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है वो है ये दोनों वर्ड्स, पुलिस और कैटल। इनफैक्ट एक वर्ड में और बच्चों में को कंफ्यूजन होता है, पहले इसे नोट कर लीजिए, एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इस पे आगे बढ़ेंगे। कर लिया नोट? हाँ, इन दोनों सेंटेंसेस को मैं अभी थोड़ी देर अभी 2 मिनट में डिस्कस करती हूँ। पहले एक बार इसे नोट कर लीजिए, बिकॉज आई नीड टू रब इट। मुझे इसको एक बार रब करने की जरूरत है। किस किस के सही थे? प्रियंका सिंह, अनिल रावत, सही थे आप लोगों के? चलिए, ग्रेट, गुड, वेरी गुड। आप लोगों को अड्डा 247 की तरफ से एक चॉकलेट दी जाती है। ओके, अब बात करते हैं 3 वर्ड्स की, इनफैक्ट जो बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स हमेशा गलत आंसर दे देते हैं। एक वर्ड है पुलिस, दोनों ही ब्लू मार्कर्स है मेरे पास। वी हैव अ वर्ड पुलिस, वी हैव अ वर्ड वर्मिन। वर्मिन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वर्मिन? वर्मिन का मीनिंग होता है वो सारे एनिमल्स जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। वी हैव अ वर्ड कैटल। आप लोग क्या लगा रहे हो कि क्या एक ही चीज में काम कर रहे हैं, क्या अलग अलग चीजों में काम कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, दे ऑलरेडी आर प्लूरल नाउन्स। या फिर एक और वर्ड लिख सकती हूँ, पीपल। ये सिंगुलर कभी हो ही नहीं सकते क्योंकि ये प्लूरल नाउन्स है, ये कलेक्टिव नाउन्स नहीं है। तो कलेक्टिव नाउन वाला रूल यहाँ पे लगेगा ही नहीं। यू विल नॉट अप्लाई दैट रूल ओवर हियर कि अलग अलग चीजों पे काम कर रहे हैं तो आर लगाओगे, एक ही चीजों पे काम कर रहे हैं तो इज लगाओगे। नहीं, दे ऑल, पीपल, पुलिस, वर्मिन, कैटल, ये सारे के सारे हमारे प्लूरल नाउन्स और प्लूरल नाउन्स के साथ तो हमेशा और हमेशा कोई भी केस हो प्लूरल वर्ब ही आती है। तो यू विल यूज अ प्लूरल वर्ब ओवर हियर। गुरवीर इज आस्किंग दिस क्लास इज इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी स्टूडेंट्स। यस ऑफ कोर्स, ये क्लास सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं ग्रामर कवर कर रही हूँ। ग्रामर हर एग्जाम में आती है। क्या जी समझ में आई? ये सारे वर्ड्स कलेक्टिव नाउन्स नहीं है तो कलेक्टिव नाउन वाला रूल नहीं लगाना। दे ऑल वर्ड्स आर प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स है, इसका मतलब हमेशा इनके आगे प्लूरल वर्ब ही आएगी, हमेशा इनके आगे आर ही आएगा, कभी भी इनके आगे इज नहीं आएगा। अच्छा, पीपल के आगे एक बार इज आ जाता है। कैन एनीवन टेल मी व्हेन? क्या मैं पीपल के आगे इज लगा सकती हूँ या पीपल को मैं कभी सिंगुलर कंसिडर कर सकती हूँ? कैन एनीवन टेल मी?
क्या मैं पीपल के आगे कभी इज लगा सकती हूँ या कभी पीपल को मैं सिंगुलर कंसिडर कर सकती हूँ? यस, आई कैन कंसिडर पीपल एज सिंगुलर। पीपल को मैं सिंगुलर कंसिडर कर सकती हूँ व्हेन, जब पीपल का मतलब लोग नहीं है, पीपल का मतलब क्या है? कंट्री। जब पीपल का मतलब कंट्री है, एट दैट टाइम आई कैन कंसिडर इट एज सिंगुलर। बट जब पीपल का मतलब लोग है, it is the plural of person, at that time you will always use are over there. आ पुलिस नहीं होगा, आ पुलिस मैन हो सकता है रश्मि। आ पुलिस नहीं होगा, आ पुलिस मैन हो सकता है, आ पुलिस ऑफिसर हो सकता है, राइट। समझ में आया रूल नंबर 30 सभी को? किसी को भी रूल नंबर 31 में कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, यू कैन आस्क मी। नहीं है तो रूल नंबर 31 की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। Coming to rule number 31 now, all those of you who want a class on tenses पे already मैं class दे चुकी हूँ, you can check my playlist से आपको मेरी tenses वाली class मिल जाएगी। एक जगह आप लोगों ने, अगर मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ था एन एंटायर पीपल, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था कि इसमें गलती है। आई डिड अ क्वेश्चन, यूट्यूब पे मैंने क्वेश्चन करवाया था एक, उसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था एन एंटायर पीपल एंड यू हैड टू फाइंड एरर, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि उसमें गलती है। सो स्टूडेंट्स, इसमें गलती नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे पीपल लोगों के लिए नहीं है, यहाँ पे पीपल किसके लिए है? कंट्री के लिए है। पीपल हम कंट्री को भी बोलते हैं। हाँ, उस पर भी क्लास लीजिए। आज मैं 5 बजे आप लोगों की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेने वाली हूँ कि लास्ट के 3 दिन हमें क्या क्या करना है। उस क्लास को मैं लूंगी, तो आपको बताऊंगी भी कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। यू शुड अटेंड दैट क्लास। आप 5 बजे क्लास को अटेंड कीजिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहां पे। कमिंग टू रूल नंबर 31 नाउ, रूल नंबर 31 पे आते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, फिल इन द ब्लैंक्स ही समझाऊंगी क्योंकि मुझे वो बेस्ट वे लगता है समझाने का और आप लोगों तक वो एकदम बात एग्जैक्टली पहुंचती है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, टी इज प्रिफर्ड डैश कॉफी। क्या वो छोटा ही रखते हैं सेंटेंस, ज्यादा कंफ्यूजिंग ना बनाने के लिए। ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ, ओवर, देन, सी ऑप्शन इज टू, डी ऑप्शन इज फ्रॉम। टेल मी द आंसर्स। क्या आंसर होगा? टी इज प्रिफर्ड dash coffee. What will be the answer? Many students are telling me over, many students are telling me to. आधे बच्चे सही बोल रहे हैं, आधे स्टूडेंट्स गलत बोल रहे हैं। The right answer is 2. Tea is preferred to coffee. It will not be over. क्यों 2 हुआ? याद रखो, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एरर डिटेक्शन में बहुत बार आ चुकी है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे हमेशा और हमेशा जो preposition लगता है वो to लगता है। We have a lot of words which always and always take a preposition to, और कोई preposition के आगे कभी भी नहीं आ सकता। उन words के आगे हमेशा to आएगा। कौन कौन से वो words हैं? We have a word prefer, we have a word injurious, we have a word addicted। फिर जितने भी IOR से जो words end करते हैं, for example, we have a word superior, we have a word junior, we have a word senior, we have a word inferior, ऑल्टीरियर, पोस्टीरियर, जो भी वर्ड जिसके आगे IOR आएगा, एक्सटीरियर, यू विल ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज द preposition to ओवर देयर। वहां पे आप हमेशा और हमेशा to preposition लगाओगे, कोई और preposition कभी भी नहीं लगाओगे। प्रेफर की जगह हो सकता है एग्जाम में प्रेफरेबल आ जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेफर की कोई भी फॉर्म है, प्रेफरेबल आए, प्रेफर्ड है, कोई भी फॉर्म है, आप उसके आगे क्या लगाओगे? आप वहां पे preposition to लगाओगे, कभी भी than नहीं लगाओगे।
अच्छा, यहीं से मुझे एक और क्वेश्चन याद आया। मुझे एक बात बताओ, मैरिड, मुझे सेंटेंस लिखा हुआ है राम इज मैरिड डैश सीता, क्या लगाऊं? व्हाट शुड आई यूज ओवर हियर? राम इज मैरिड डैश सीता, व्हाट शुड आई यूज? यहां पर भी बच्चे, मुझे बहुत सारे बच्चे विद आंसर दे रहे हैं। राम इज मैरिड विद सीता, दे रहा कोई आंसर विद? नहीं, विद नहीं। विद का मीनिंग क्या होता है? के साथ। राम के साथ सीता की शादी नहीं हुई है, राम से सीता की शादी हुई है। व्हाट विल कम? राम इज मैरिड टू सीता। तो मैरिड के आगे भी हम जो वर्ड लगाते हैं वो टू लगाते हैं। मैंने आपको सेंटेंस दिया, आई एम नोन डैश हिम, क्या लगाओ? मैरिड के आगे भी पैसिव वॉइस में हम टू लगाते हैं, नोन के आगे भी पैसिव वॉइस में हम टू लगाते हैं। आई एम नोन बाय हिम इज रॉन्ग। अगर कभी एडिशन क्वेश्चन आया कि राम इज नोन बाय श्याम एंड हेंस बहुत बड़ा सेंटेंस है, तो वहां पे बाय गलत होगा, आई एम नोन टू हिम, बाय हिम नहीं होगा। और बहुत बार बाय हिम लिखा हुआ आता है और एरर उसमें आता है। नोन और मैरिड भी आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट अगर आप इस लाइन में नोन और मैरिड को ऐड करेंगे तो यू विल हैव टू मेंशन इनकी पैसिव वॉइस वाली फॉर्म में। एक्टिव वॉइस वाली फॉर्म में तो कुछ भी नहीं आता, आई नो हिम आता है, टू नहीं आता। राम मैरिड सीता आता है, लेकिन जब इनकी पैसिव वॉइस वाली फॉर्म होती है उस केस में आप इन दोनों के साथ यू ऐड टू ओवर देयर, आप टू लगाते हो। मैडम एग्जाम में ग्रामर का लेवल क्या होगा? बच्चे ग्रामर का लेवल बच्चे डिफिकल्ट बना देते हैं, बट कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता। इन्हीं रूल्स से क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर के, आप आराम से कर पाओगे उन्हें। एज अ टीचर इफ आई वुड से मॉडरेट लेवल होगा। डन? नोट कर लिया रूल नंबर 31? नोट डाउन रूल नंबर 31, देन वी विल मूव अहेड, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Okay, Rashmi Gupta, I have seen your comment. Expected English paper for SBI PO Pre. I will definitely bring it. आगे बढ़े। कोई बच्चा कह रहा है मैम एडवांस वर्ब की क्लास लीजिए, कोई बच्चा कह रहा है मैम एक्सपेक्टेड पीओ पेपर निकाले, कोई बच्चा कह रहा है मैम टेंस की क्लास लीजिए। भाई मैडम तो एक ही है, कहाँ से इतनी सारी क्लासेस ले लेंगी? कोई बच्चा कहता है मैम टॉप 120 रूल्स ही कवर करवाइए। वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्लासेस ऑन यूट्यूब, वी हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। तो आई वुड ट्राई कि मैं एक पोल करवा लूँ जिसमें बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, लेट मी चेक, और उस पोल के बेसिस पे वी विल सी आगे हमारी क्लासेस किस चीज़ की होने वाली हैं। डन? अच्छा, कॉपी करने में तो हम एक्सपर्ट हैं, चलिए ग्रेट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट रूल नाउ। अब अगले रूल की तरफ हम आते हैं। अगला रूल है हमारा, कौन सा रूल नंबर चल रहा है? 32 आई थिंक। आई एम राइटिंग 4 सेंटेंसेज, आप लोगों को 4 सेंटेंसेज लिख के दे रही हूँ। यू विल टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, उनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। बहुत इजी से 4 सेंटेंसेज दूंगी, लेट मी सी कौन कौन से बच्चे एकदम सही आंसर दे पाते हैं। अच्छा, एक टॉपिक और आ गया मैम, स्टार्टर्स और कनेक्टर्स की क्लास भी लीजिए। ही इज एज गुड एज राम, he is, ये भी एकदम चॉकलेट वाला क्वेश्चन है। I want to see कौन कौन से बच्चे हैं जो एकदम सही आंसर दे सकते हैं। he is so good as Ram, he is not so good as Ram. tell me इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन कौन सा सेंटेंस गलत है, जल्दी से बताइए। कोई बात नहीं, अगर आप लोग लेट हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अभी की क्लास एंजॉय कीजिए, अभी की क्लास समझिए और ग्रामर को क्लियर कीजिए। एक और टॉपिक आ गया मैम, क्लोज टेस्ट की ले लो मैम, कॉम्प्रिहेंशन की ले लो, इसकी ले लो, उसकी ले लो मैम। बस 3 दिन बचे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए। मैम फ्रेजल वर्ब करवा दो। अगर सारी की सारी क्लासेस चाहिए, मिशन एसबीआई ले लो, उसमें सारी की सारी क्लासेस मेरी हैं। सारी की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगी मिशन एसबीआई में। भोला जी कह रहे हैं मैम ये तो गलत बात है, ये बच्चों की क्वेरी का आंसर नहीं है।
हाँ, कौन कौन से सेंटेंसेस सही है? अभी तक मुझे किसी ने सही आंसर नहीं, कुछ कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है। ये सही है, ये भी सही है, थर्ड वाला गलत है और फोर्थ वाला भी सही है। मतलब एक ही क्वेश्चन है जो, एक ही सेंटेंस है जो हमारा गलत है। और कौन सा वो सेंटेंस है? थर्ड वाला गलत है। मैम पता कैसे चला कि थर्ड वाला गलत है? हमें तो सारे ही सही लग रहे थे। ऐसा भी कोई स्टूडेंट है? एकदम पता चला। कैसे पता चला? एज और एज होता है, एक होता है सो और एज। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज व्हाट? इन वर्ड्स के बीच में हमेशा एडजेक्टिव की जो डिग्री आती है, कौन सी आती है? पॉजिटिव आती है। इन वर्ड्स के बीच में हमेशा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है। और पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या है? कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। गुड, बेटर, बेस्ट क्या आएगा? गुड। इजी, इजियर, इजीएस्ट क्या आएगा? इजी। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल क्या आएगा? ब्यूटीफुल। हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी ना। रश्मि गुप्ता ने मुझे एकदम सही आंसर दे दिया है। मैम एज को तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। एज को तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन सो और एज को हम केवल और केवल नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज करते हैं। हम सो और एज को पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ कभी भी यूज नहीं करते। अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव होगा और मुझे दो लोगों के बीच में बताना है कि वो दोनों एक जैसे हैं, वी विल नेवर यूज सो और एज। ही इज एज गुड एज राम पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए एज और एज सही है। ही इज नॉट एज गुड एज राम पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए एज और एज एकदम सही है। ही इज सो गुड एज राम सेंटेंस पॉजिटिव है मतलब सो और एज को मैं यूज नहीं कर सकती। सेंटेंस नंबर 3 इज रॉन्ग। ही इज नॉट सो गुड एज राम एकदम सही है। सो और एज को मैं नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर सकती हूँ। दैट मीन्स व्हाट इज द पॉइंट टू बी नोटेड? द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट यू कैन नॉट यूज सो एंड एज इन केस ऑफ अ पॉजिटिव सेंटेंस। आप सो और एज को कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते, नहीं यूज कर सकते। साक्षी गुप्ता इज आस्किंग मैम कोई नया बैच शुरू हो रहा है? बेटा ऑफ कोर्स हो रहा है। 15 जून से नया बैच शुरू हो रहा है, मिशन एसबीआई 2.0। जिन बच्चों ने मिशन एसबीआई 1 नहीं लिया था, दिक्कतें थी या थोड़ा सा लेट हो गया, वो मिशन एसबीआई 2.0 ज्वाइन कर सकते हैं। 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। चलो रश्मि को याद है, चलिए ग्रेट। आगे नेक्स्ट रूल पर आए। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट रूल नाउ? चलिए नेक्स्ट रूल पर आते हैं। मिशन एसबीआई 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। जो भी बच्चे लेना चाहते हैं ले लीजिए, क्योंकि आज ईद है, इसीलिए अड्डा 247 की तरफ से 25% का डिस्काउंट भी आप लोगों को मिल रहा है। मतलब 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर मैं आपको बैच का प्राइस बताऊं, 1999 प्राइस है, इस पर 25% का डिस्काउंट ले लो। कितने का बैच पड़ा? 1500 का बैच पड़ा केवल और केवल। अब पूरी इंग्लिश कवर होगी उसमें, बहुत अच्छे से कवर होगी। जितने भी बच्चे कह रहे हैं मैम ये टॉपिक ले लो, ये टॉपिक ले लो, यूट्यूब पे तो मैं ले ही रही हूँ टॉपिक्स, बट जिनको एक साथ सारी की सारी चीजें चाहिए, डिटेल्ड वे में चाहिए, एकदम 1-to-1 इंटरेक्शन करना है फैकल्टी के साथ, यू कैन ज्वाइन मिशन एसबीआई 2.0। मिशन एसबीआई 2.0 ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। इनफैक्ट आज भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज तो 25% डिस्काउंट है। चलिए आगे बढ़े। रूल नंबर 32 की हम बात करने जा रहे हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मुझे या फिर 2 सेंटेंसेस लिखे, मुझे बताइएगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस बुक इज 3 times larger than that book। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, it is twice cheaper than that। एक और सेंटेंस लिखा, this book is 3 times as large as
बैड बुक। एक और सेंटेंस लिखा, इट इज ट्वाइस कॉस्टली देन दैट। टेल मी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में से कौन सा सही है? अच्छा, रूल नंबर 33 हो गया। चलिए ग्रेट। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में से कंप्यूटर जी एक बार से रिमूव कर दीजिए, बच्चों को क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ईद की सेल है, 25% डिस्काउंट है, हर प्रोडक्ट पर 25% डिस्काउंट है, आप लोग इसे ले सकते हैं। जल्दी से मुझे बताइए कौन कौन से सेंटेंसेस इसमें से सही हैं और कौन कौन से सेंटेंसेस गलत हैं। हाँ, डिस्काउंट केवल आज और कल वैलिड है। डिस्काउंट आज और कल वैलिड है, आप ले लीजिए। 25% डिस्काउंट बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है, आपको सारे वीडियो कोर्सेज पे, सारी क्लासेस पे, सब पे, सारे स्टडी मटेरियल पे, सब पे 25% डिस्काउंट मिल रहा है। कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है? फर्स्ट वाला सही है, गलत है? गलत है। सेकेंड वाला सही है, थर्ड वाला सही है, फोर्थ वाला, तो कौन कौन से दो सही हैं? सेकेंड एंड फोर्थ दे आर करेक्ट एंड फर्स्ट एंड थर्ड आर रॉन्ग। मैम कैसे पता चला कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो देख लीजिए, जब भी सेंटेंस में वर्ड आ जाए टाइम्स, whenever you get a word times in the sentence, हमेशा और हमेशा याद रखना, हरनीश थैंक यू फॉर शेयरिंग द वीडियो, हमेशा और हमेशा याद रखना, जब भी सेंटेंस में वर्ड आ जाए टाइम्स, whenever you get this word times, इसके आगे कभी भी कंपैरेटिव डिग्री गलती से भी मत लगा देना। Do not ever use comparative degree of an adjective after the word times. कभी भी कंपैरेटिव डिग्री टाइम्स के आगे नहीं आती। टाइम्स के आगे लार्जर नहीं आ सकता, टाइम्स के आगे कॉस्टलियर नहीं आ सकता, टाइम्स के आगे बेटर नहीं आ सकता, टाइम्स के आगे मोर ब्यूटीफुल नहीं आ सकता, कंपैरेटिव डिग्री कभी भी नहीं आ सकती। तो मतलब फर्स्ट वाला तो गलत हो गया, फर्स्ट वाला गलत हो गया तो थर्ड वाला सही हो गया, क्योंकि टाइम्स के आगे कंपैरेटिव डिग्री नहीं आ सकती तो क्या आएगी? पॉजिटिव डिग्री आएगी। लार्जर नहीं आएगा तो क्या आएगा? लार्ज आएगा। अब यहाँ पर तो टाइम्स नहीं है, टाइम्स नहीं है, कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी ही आएगी, तो इसलिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आएगी। कंपैरिजन हो रहा था, कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए थी, लेकिन पॉजिटिव डिग्री है, मतलब ये वाला इसलिए गलत था। तो कौन कौन से दो सही थे? सेकेंड एंड थर्ड वर करेक्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ वर रॉन्ग। हाँ, टाइम्स के आगे पॉजिटिव डिग्री आती है, टाइम्स के आगे कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती। कोई भी डाउट जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम अगले रूल की तरफ बढ़ेंगे। वी विल मूव टू द नेक्स्ट रूल। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। डन, आगे बढ़े। मैम थर्ड वाला नहीं आया। देखो, टाइम्स के आगे आप पॉजिटिव डिग्री लगाते हो तो एज लार्ज एज लगाओगे, लार्जर नहीं लगाओगे। फोर्थ वाले में कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन में कौन सी डिग्री आती है? कॉस्टलियर कंपैरेटिव डिग्री आती है, मतलब कॉस्टली नहीं आएगा। यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए सेंटेंस को सही बनाऊंगी तो? कॉस्टलियर। गड़बड़ क्या आती है सेंटेंस में? कॉस्टली नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा? कॉस्टलियर आएगा। क्लियर? टाइम्स के आगे क्यों नहीं आती? समवन इज आस्किंग मी। भाई टाइम्स कंपैरिजन ऑलरेडी कर रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री क्यों लगाओगे? सेंटेंस सुपरफ्लुअस बन रहा है। सुपरफ्लुअस बनने का मतलब क्या होता है? कि एक बात जो कह दी उसी बात को दोबारा रिपीट कर रहे हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे गीला पानी चाहिए, आप बोलोगे मैम क्या हो गया, क्लास चल रही है, क्या हो गया? पानी तो गीला होता ही है, हम सबको पता है, तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो मुझे गीला पानी चाहिए? मतलब वो कैसा सेंटेंस में बना रही हूँ मैं? एक सुपरफ्लुअस सेंटेंस बना रही हूँ। सबको पता है कि वाटर इज ऑलरेडी वेट, पानी ऑलरेडी गीला होता है। ऐसे टाइम्स ऑलरेडी कंपैरिजन करता है तो कंपैरेटिव डिग्री की क्या जरूरत है? टाइम्स ऑलरेडी कंपैरिजन करता है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब कोई डाउट किसी स्टूडेंट को नहीं है? अगले रूल पर आए, आ जाते हैं अगले रूल पर, रूल नंबर 34।
आई एम राइटिंग वन सेंटेंस, यू विल टेल मी कौन सा सेंटेंस सही है। रश्मि गुप्ता, थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियो। थैंक यू शुभम इतने प्यारे से कमेंट के लिए इनफैक्ट मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही डिड नॉट नो व्हेन, या फिर he asked me where are you going, and I replied that I am going to Delhi। क्या गड़बड़ है सेंटेंस में? What is the error in this sentence? EPFO का जो बैच है बच्चे अपूर्वा, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th जून से EPFO का बैच स्टार्ट हो रहा है। EPFO में बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, आप लोगों को पता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो SBI PO की प्रिपरेशन नहीं कर पाए होंगे, या बहुत कम टाइम बचा है, या केवल एक ही चीज़ पे अपने आप को लिमिट क्यों करें। SBI PO से बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं EPFO में, सैलरी बहुत अच्छी है EPFO की, तो आई वुड सजेस्ट यू कि उसकी तैयारी ज़रूर करें। हाँ, क्या गड़बड़ है? हाँ, 22 से पहले तो 120 रूल्स डेफिनेटली हो जाएंगे। यहाँ पे गड़बड़ है नरेशन की, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वेयर आई वॉज गोइंग। क्या गड़बड़ थी? आर यू नहीं आएगा, वेयर आई वॉज गोइंग आएगा। व्हाट इज द रीजन? कि जब भी ये इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट स्पीच कैसे है? क्योंकि यहाँ पर कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास नहीं है। डायरेक्ट स्पीच में कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी कॉमास इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते। और जब भी कोई क्वेश्चन इनडायरेक्ट स्पीच का होता है, इट इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट। बहुत स्टार मार्क करके लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट। हमारी जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो हमेशा और हमेशा एक स्टेटमेंट होती है। नाउ इफ आई आस्क यू, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि स्टेटमेंट और क्वेश्चन में क्या फर्क होता है, कैन एनीवन टेल मी? क्या कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेटमेंट एंड अ क्वेश्चन? स्टेटमेंट और क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंस होता है स्टेटमेंट और क्वेश्चन में? एनीवन? स्टेटमेंट होता है आई एम, क्वेश्चन होता है एम आई। मतलब स्टेटमेंट के केस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, और क्वेश्चन के केस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है। स्टेटमेंट के केस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन क्वेश्चन के केस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो अगर मैं एक क्वेश्चन लिख के दूं आपको, आप मुझे क्या उस क्वेश्चन में एरर बता पाओगे? आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन, ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम। He asked me what was my name. Can you guys tell me the error in this sentence? क्या कोई बच्चा मुझे सेंटेंस में एरर बता सकता है? सेंटेंस में एरर क्या है? He asked me what was my name. ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट होता है मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है। सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है। मतलब ये सेंटेंस सही कैसे होगा? ये सेंटेंस सही होगा व्हाट माय नेम was. What was my name is wrong. What my name was is correct. Why? Because indirect speech is always and always a statement. Indirect speech हमेशा और हमेशा एक statement होता है। क्या ये चीज़ क्लियर है? बहुत सारे बच्चों ने मुझे एकदम सही आंसर दिया। What my name was होगा, what was my name नहीं होगा। Okay students, so
वी आर एंडिंग द सेशन नाउ। अब हम आगे के रूल्स कल की क्लास में करेंगे, कल 3 बजे करेंगे बाकी के रूल्स डिस्कस। तब तक के लिए 2 इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। पहली इन्फॉर्मेशन कि जितने भी स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम आपकी क्लास की नोटिफिकेशन नहीं आता। तो आप लोगों को हर क्लास का पता चल जाएगा एक दिन पहले ही कि अगली क्लास कब होगी, कितने बजे होगी। दूसरी चीज़, आप लोगों को हिंदू की जो बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है जो एग्जाम के लिए पढ़नी ही पढ़नी है। देखो जनरली क्या होता है, हिंदू की वोकैब से ही वोकैब के क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट वोकैब मैं उस ग्रुप पे शेयर कर चुकी हूँ या करने वाली हूँ। बहुत सारे पार्ट्स उसके ऑलरेडी शेयर्ड हैं और बहुत सारे पार्ट्स अभी शेयर होंगे। तो यू हैव टू रीड दैट बिफोर द एग्जाम। एग्जाम से पहले वो आपको रीड करना है। टेलीग्राम ग्रुप इज इंग्लिश विद निमिषा बंसल, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ हिंदू की वोकैब मिलेगी इंपॉर्टेंट, जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है एग्जाम से पहले। आई एम नॉट सेइंग याद करनी है, केवल एक बार पढ़ोगे भी ना तब भी एग्जाम में क्लिक कर जाएगा कि क्या वो वोकैब है। अब सारे के साथ, हाँ दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है, मेरा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है 15 जून से। 2 बैचेस अलग अलग स्टार्ट हो रहे हैं। एक है मिशन SBI 2.0 और दूसरा है EPFO के लिए, जो बच्चे उस चीज़ के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो दोनों बैचेस 15 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। यू कैन गो टू स्टोर, आप अड्डा 247 के स्टोर पे जा सकते हैं और वहाँ पे आपको बैच की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 2 सेंटेंसेस सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ मिलके बोलेंगे, 1 2। सभी को पता है क्या 2 सेंटेंसेस बोलने हैं? पहला सेंटेंस है इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज। दूसरा सेंटेंस है आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश। सभी लोग मिलके बोलेंगे 1 2 3 एंड गो। इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश। थैंक यू एवरीवन। Subscribe to Adda 247 and press the bell icon to never miss another update.